So here is second video of chapter number 8, confronting marginalization, and our topic is invoking fundamental right. इन्वोक का मतलब मैं पहले बता चुकी हूँ कि इन्फोर्समेंट करना कि किस किस तरीके से ये सारे लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल हुए. सो द कॉन्स्टिट्यूशन एज यू हैव लर्नड in the first chapter of this book lays down the principles that make our society and polity democratic. तो हमने क्या पहले चैप्टर्स में हमने ये पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से पूरी सोसाइटी जो है वो डेमोक्रेटिक बनी. ठीक है, हमारी जो संविधान जो है कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह यहाँ पर बनाया गया. दे आर डिफाइंड इन एंड थ्रू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स दैट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं ये आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम. बट वैसे देखो क्या क्या अधिकार होते हैं. जैसे अधिकार है पढ़ने का, बोलने का, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ने का. बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. दीज राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल इंडियंस इक्वली. तो ये जो राइट्स हैं सभी इंडियंस के लिए इक्वली अवेलेबल हैं. और एज़ फार एज द मार्जिनलाइज्ड आर कंसर्न, मार्जिनलाइज्ड कौन है? जो दलित्स हैं, जो नीची जात के जो पर्सनस हैं. तो अगर उनकी बात की जाए तो दे हैव ड्रॉन ऑन दीज राइट्स इन 2 वेज़. तो उन्होंने इन राइट्स को 2 वेज़ में लिया है. फर्स्ट, बाय इंसिस्टिंग ऑन देयर फंडामेंटल राइट्स दे हैव फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज द इनजस्टिस डन टू देम. तो अपने फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ध्यान देते हुए उन्होंने क्या कहा है गवर्नमेंट को कि जो हमारे साथ अन्याय होता है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए. तो जो भी इनजस्टिस उनके साथ हो रहा है उसके लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के द्वारा किया जाए. सेकंड थिंग क्या है? दे हैव इंसिस्टेड दैट द गवर्नमेंट इन्फोर्स दीज लॉज. सेकंड चीज़ क्या है कि ये जो दलित्स हैं, जो हरिजन्स हैं, ये सब क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट को इनके लिए लॉज लाने चाहिए और इन लॉज को इन्वोक करना चाहिए, इन्फोर्स करना चाहिए. In some instances, the struggles of the marginalized have influenced the government to frame new laws in keeping with the spirit of the fundamental rights. तो यहाँ पर क्या है कि इन सभी चीज़ों की वजह से जो भी मार्जिनलाइज्ड पर्सन्स ने जो भी स्ट्रगल किए हैं, गवर्नमेंट ने उनके लिए बहुत अलग अलग न्यू लॉज बनाए हैं ताकि उनके लिए भी फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखा जा सके. दलित क्या होते हैं? द टर्म दलित, which means broken, is used deliberately and actively by groups to highlight the centuries of discrimination they have experienced within the caste system. तो दलित कौन है? दलित वो टूटे हुए लोग हैं, वो बहुत ही पिछड़े हुए लोग हैं जिन्हें एक तरीके से दुनिया की भीड़ में पीछे छोड़ दिया गया है. और इनके साथ सदियों से ही, सेंचुरी से, शताब्दियों से ही इनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा है. ठीक है, जिसे हम कास्ट सिस्टम भी बोलते हैं. भाई किसी की कास्ट ये है, किसी की कास्ट ये है, ये ऊंची कास्ट है, ये नीची कास्ट है, ये सब चीज़ें. आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड. व्हाट दिस मीन्स टू इज़ दैट नो वन कैन henceforth prevent Dalits from education themselves, entering temples, यूजिंग पब्लिक फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा. आर्टिकल 17 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ये बताता है कि जो अनटचेबिलिटी है, अनटचेबिलिटी मतलब ये वर्ड उन लोगों के लिए यूज़ किया गया है जो दलित्स हैं, हरिजन्स हैं, SC/STs हैं, जो नीची जात के जो लोग हैं. ठीक है, तो उनके लिए ये सब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया गया है. और इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि कोई भी पर्सन इन दलित्स को नहीं रोक सकता है कि वो अपने आप को एजुकेट कर सकें, टेम्पल्स में जा सके या फिर कोई भी पब्लिक फैसिलिटीज़ ले सकें. इट ऑल्सो मीन्स दैट इट इज़ रॉन्ग टू प्रैक्टिस untouchability and that this practice will not be tolerated by the democratic government. In fact, untouchability is a punishable crime now. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कोई भी पर्सन जो है अनटचेबिलिटी को मतलब नहीं कर सकता है. यानी कि जो दलित्स हैं, हरिजन्स हैं, इनको कोई भी पर्सन नीचा नहीं समझ सकता है. इनको और कोई भी दलित हरिजन्स जो है इन सब चीज़ों को टॉलरेट नहीं करेंगे. कोई भी इस तरीके से कोई भी उन्हें तंग करता है तो ये एक पनिशेबल क्राइम है अब. ठीक है, पहले इन चीज़ों को सह लिया जाता था लेकिन अब इन चीज़ों को नहीं सहा जाता. कभी भी अगर दलित्स के साथ कुछ भी गलत होता है तो सबसे पहले उन पर्सन्स को सज़ा दी जाती है. There are other sections in the constitution that help to
strengthen the argument against untouchability. For example, Article 15 of the Constitution notes that no citizen of India shall be discriminated against on the basis of religion, race, caste, sex, or place of birth. You learnt a lot about this in your class 7 textbook in the chapter of on equality. तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग सेक्शंस बनाए गए हैं, जैसे आर्टिकल 15 भी जो है बनाया गया है कि जिसमें क्या लिखा गया है कि कोई भी सिटीज़न जो है इंडिया का, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि वो कहाँ पैदा हुआ है, लड़का है या लड़की है, कोई कास्ट क्या है, उसका धर्म क्या है, इन सब चीज़ों से उसको दूर रखा जाए और उसको नॉर्मल पर्सन समझा जाए. दिस हैज़ बीन यूज्ड बाय दलित्स टू सीक इन इक्वालिटी वेयर इट हैज़ बीन डिनाइड टू देम. तो ये सारी चीज़ें जो आर्टिकल्स हैं ये दलित्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं ताकि इनको भी इक्वालिटी में लाया जाए और इनको अनइक्वल ना समझा जाए. Therefore, Dalits can invoke and draw on a fundamental right or rights in situations where they feel that they have been treated badly by some individual or community or even by the government. तो यहाँ पर जो दलित्स हैं वो इन्फोर्स कर सकते हैं लॉ कि जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उनके ऊपर लागू किए जाने चाहिए कि अगर कोई भी पर्सन उन्हें बैडली ट्रीट करता है तो वो उसके लिए अपना नाम उनके लिए एक लॉज बनाए जाने चाहिए कि गवर्नमेंट उनको सज़ा दे, पनिश करे उन्हें. दे हैव ड्रॉन द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिमांडिंग दैट द गवर्नमेंट अबाइड बाय इट एंड डू जस्टिस टू देम. तो उन्होंने, जो दलित्स हैं, इन्होंने पूरा गवर्नमेंट की तरफ अटेंशन जो है वो ड्रॉ किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो सिर्फ़ और सिर्फ रिच पर्सनस के लिए नहीं, गरीब लोगों के लिए भी है, जो दलित्स हैं उनके लिए भी है. ठीक है. सो वो क्या डिमांड करते हैं कि वो ये डिमांड करते हैं कि जो गवर्नमेंट है उनके लिए भी आबादित है और उनके साथ भी उन्हें जस्टिस करना चाहिए. लाइकवाइज अदर माइनॉरिटी ग्रुप्स हैव ड्रॉन ऑन द फंडामेंटल राइट्स सेक्शन ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन. They have particularly drawn upon the right to freedom of religion and cultural and educational rights. तो यहाँ पर क्या है, जो अदर माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं जैसे मुसलमान हो गए, हिंदू हो गए, मतलब जो मुसलमान हैं स्पेशल उन्हें माइनॉरिटी ग्रुप्स में रखा जाता है, तो इनके लिए भी अलग अलग फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. तो इनको भी पूरा अधिकार है अपने धर्म को, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के, अपने धर्म को, अपने कल्चर को और अपने एजुकेशन राइट्स को ये आगे बढ़ा सके और इनको कोई भी नहीं रोक सकता है. इन द केस ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, डिस्टिंक्ट कल्चरल एंड रिलीजियस ग्रुप्स लाइक द मुस्लिम्स एंड पारसीज हैव द राइट टू बी द गार्डियंस ऑफ द कंटेंट ऑफ देयर कल्चर. तो ऐसे केसेस में जो कल्चरल या फिर एजुकेशनल राइट्स हैं, इसके अंदर क्या है भाई, जो भी रिलीजियस पर्सन्स हैं, अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स हैं, जैसे कोई मुस्लिम्स हैं, कोई पारसीज हैं, कोई ईसाई है, जो भी है, मतलब वो अपने राइट्स को, अपने रिलीजियस राइट्स को अच्छे से चला सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और अपना कल्चर आगे बढ़ा सकते हैं. एज वेल एज द राइट टू मेक डिसीजंस ऑन हाउ बेस्ट दिस कंटेंट इज़ टू बी प्रिजर्व्ड. तो ये सारे जो राइट्स हैं किस लिए बनाए गए हैं कि ये अपने कल्चर्स को प्रिजर्व करके रख सके. दस बाय द, जो अपनी सभ्यता है उन्हें बनाकर रख सके. दस बाय ग्रांटिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कल्चरल राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइज टू इंश्योर द कल्चरल जस्टिस टू सच ग्रुप्स. द कॉन्स्टिट्यूशन does this so that the culture of these groups is not dominated nor wiped out by the culture of the majority community. तो यहाँ पर क्या है भाई, यानी कि अलग अलग तरीके से कल्चरल राइट्स वगैरह बनाने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने क्या ट्राई किया है कि वो कल्चरल जस्टिस दे सके सभी ग्रुप्स को. किसी भी ग्रुप की कल्चरल जस्टिस है उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी के लिए इक्वल है कि कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन को डोमिनेट नहीं कर सकता. ओके, सो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हाउ डज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर कल्चरल जस्टिस टू माइनॉरिटी ग्रुप्स बाय ग्रांटिंग. तो ये मतलब ये आपका क्वेश्चन है और यहाँ से जो है आप कर सकते हैं बाय ग्रांटिंग देम फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड एजुकेशन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं.